नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने ख़त्म कर लिए बहुत ही शिद्दत से। ऑलमोस्ट आज या कल तक आपको कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि सारे टॉपिक वाइज हमने अपलोड किए हैं, तो मेटल्स नॉन मेटल बहुत ही उम्दा कंटेंट है भाई। 40 पेजेस के वो कंटेंट है और जितने भी डेली यूजेस आपके एलिमेंट थे, कंपाउंड थे, उन सबको मैंने करवा दिए। अब देखिए आज की जो क्लासेस में हम लोग जो चीज़ों को कवर करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जल की कठोरता, जिसमें बात करेंगे अस्थाई और अस्थाई। फिर ओजोन को पढ़ेंगे। फिर आपके बहुत सारी गैसेस है, जैसे कि एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, गोबर गैस, बायोगैस हो गया आपका, ठीक है, वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस। यहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मतलब अभी से देखिए, अभी एक तो हमने कहा पीरियोडिक टेबल के बाद से लेके मेटल्स और नॉन मेटल एक बहुत बड़ा एक पार्ट हमने कवर किया, और वो पार्ट जहाँ से मैक्सिमम आपके सवाल बनेंगे। और फिर अभी से जो स्टार्ट हो रहा है, आज की क्लास से जो स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा सब कुछ, सब चीज़ें। और यहाँ से फिर अभी हम लोग जो लगातार कंटिन्यू चलेंगे, बहुत छोटी छोटी क्लासेस होगी सर, 20 मिनट, 18 मिनट, 25 मिनट, इससे ऊपर नहीं। और पूरा कंटेंट हम रख देंगे, आप देख सकते हैं मलाई पूरी रखी हुई है और एकदम अप टू डेट और अपडेटेड और सिस्टमैटिक वे में चीज़ें मिलेगी। अब हमें पढ़ना क्या क्या बच गया केमिस्ट्री में, सुन लीजिए। साबुन पढ़ेंगे, पॉलीमर्स पढ़ेंगे, मोनोमर्स पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ के पूरा ऑलमोस्ट हमारा केमिस्ट, हाँ एलॉयज पढ़ना बाकी है, जहाँ से पूछ लिए जाते हैं सवाल। जेएसएससी में देखा मैंने, पूछता है सवाल, ठीक है। और जेएसएससी में नहीं, एलॉयज से सारे एग्जाम में सवाल बनते हैं, इसलिए वो आपका मतलब समझिए कि पेड क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। फिर आपका हमें पढ़ना है कोल्स को पढ़ना है, पेट्रोलियम को पढ़ना, बस इतना चीज़ है। और कुछ भी चीज़ बच जाएगी तो उसको भी हम कर देंगे कवर। लेकिन अब इसमें देखिए, जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़नी है आपको, ऑक्सीडेशन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़नी है, तो उसको अभी हम लोग साइड रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बायोलॉजी पे काम करने वाले हैं। अब लाइट चैप्टर में कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हम लोग खत्म कर लेंगे, यानी लाइट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो अब बस बचेगा हमारा बायोलॉजी, और बायोलॉजी को बहुत शिद्दत से अभी हमारे पास 50-60 दिन टाइम है बॉस। तो 50-60 दिन में पता है बायोलॉजी को धज्जियां उड़ा देंगे। कंटेंट उसका पूरा रेडी है, केवल हमको बस आपको डिलीवर करना है। इसलिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री से स्टार्ट की है चीज़ें। और जो लोग बोल रहे थे कि सर ऑफर के लिए, तो ऑलमोस्ट चांसेस है कि आज साइंस के बैच में, ठीक है ना, ओनली साइंस के बैच में ऑफर मिल सकती है। तो देख लीजिएगा, अपडेट रहिएगा। अगर वीडियो बनाने की टाइम मिली तो बना दूंगा, नहीं तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा टेलीग्राम पे ही। तो अब जिनको परचेज करनी है कर लीजिएगा। फिर से ये मौका आपको कुछ दिनों के बाद ही मिलेगी। तो देखिए टाइम निकलते जा रहा है, कोर्सेज कंप्लीट होते जा रही है, बर्डन आपके ऊपर बनते जाएगा। तो ऑफर आए तो जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं आती है तो फिर जब भी हो आप देख लीजिएगा जैसे होता है, क्योंकि कंटेंट में काफ़ी मेहनत है, सॉलिड कंटेंट है। और इसमें केमिस्ट्री में मैं और एक चीज़ बता दूं कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है भाई, उससे पहले मैटर्स चैप्टर को, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इनको एसिड बेस सॉल्ट, तो भाई इसको नेग्लेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है ना। वो रीढ़ की हड्डी की बात हमने की है, बैकबोन है आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो उसको तो आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। एसिड बेस सॉल्ट से आपने देखा जेएसएससी सीजीएल में 2-3 सवाल पूछे हैं, तो उसको तो छोड़ नहीं सकते। और एसिड बेस सॉल्ट तो जिस लेवल पे पढ़ा है आप, किसी भी एग्जामिनेशन, मतलब आपने अभी तक केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी पढ़ा ना भाई, आप कहीं भी जाइएगा ना, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको हमारी यादें जरूर आ जाएगी, ठीक है ना, यकीन मानिए। और कंटेंट भी हमारा आपको याद आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। बात करेंगे कठोरता, जल की जो कठोरता होती है, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर। माफ करिएगा, पेड कोर्स में मैंने 3 मिनट आज समय ले लिया इन सारी बातों पे, लेकिन अब हमारा कोर्स कंप्लीट है भाई, ठीक है। अब हमें चीज़ें समझानी नहीं, बस डिलीवर करनी है, इसीलिए हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए बात की जाती है ना जब वाटर की हार्डनेस की, तो इसका मतलब ये समझिए कि देखिए आपके घर में जो पानी आ रही होती है, तो आप मतलब आपका घर है या कहीं दोस्त के घर आप कल चले गए हैं या किसी अदर स्टेट में चले गए हैं, तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है ना, साबुन का जब यूज़ कर रहे होते हैं तो कहीं आपको साबुन से झाग जो बन रहा होता है ना, जो झाग मतलब कि जो फेन, वो कहीं कम मिलता है। और आप अपने घर के कंपैरिजन से कर रहे होते हो तो बोलते हैं कि यार घर में इतना अच्छा साबुन का झाग, यहाँ पे बहुत ही कम। तो वो क्या रीज़न होता है ना, साबुन की जो पानी की जो कठोरता के ऊपर डिपेंड करती है। होता क्या है, पानी में जो कठोरता आपको जो देखने को मिलता है, यानी कि वाटर में जो हार्डनेस आपको देखने को मिलता है, उसके पीछे जो रीज़न है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना है आपको मेटल्स का, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो होता है आपको वाटर में हार्डनेस देखने को मिलती है। क्लियर हो गया पहला सवाल। अब जो हार्डनेस होती है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, हार्डनेस भी।
एक तो होता है वैसा हार्डनेस जो टेम्पोररी हार्डनेस है, यानी कि अस्थायी कठोरता, जो कुछ समय के लिए जिसे आप उस कठोरता को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हार्ड से सॉफ्ट बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेम्पोररी हार्डनेस यानी कि अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी समझिएगा, टेम्पोररी हार्डनेस, तो हार्डनेस किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और यहां बात कर ली जाए टेम्पोररी की, मतलब बाइकार्बोनेट की बात की जा रही है, यानी कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, या तो फिर कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले रहने के कारण जो पानी में कठोरता आएगी, वो कठोरता कैसी होगी, तो टेम्पोररी हार्डनेस होगी, जिसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स इन वाटर। देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स इन वाटर, तो इस कारण आपको कौन सी हार्डनेस देखने को मिलेगी, टेम्पोररी हार्डनेस। तो भाई ये सब पूछता है एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, अगर आपको ये रिमूव करनी है टेम्पोररी हार्डनेस को वाटर से, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पानी को बॉईल भी कर सकते हैं, एक प्रोसेस आपका बॉइलिंग करके, ठीक है, वेपर फॉर्म में आप उसको चेंज कर लेंगे। और एक सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्लार्क्स मेथड। ठीक है ना, तो देखिए इस क्लार्क्स मेथड में आपका सवाल जो बनता है, कैसे बनता है और ये क्लार्क्स मेथड में होता क्या है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए आपने अगर आपके पास पानी है और वो पानी में क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस है, टेम्पोररी हार्डनेस है मतलब उसके पास क्या होगा, उस पानी में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ठीक, आपने क्या किया, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर, तो पूछा जाएगा उस टेम्पोररी हार्डनेस में आपने क्या या ऐड किया। देखिए एग्जाम में पूछा तो बहुत बार स्लैग्ड लाइम भी पूछा है, लाइम वाटर भी पूछा, और बहुत बार सीधा का सीधा ये वाटर हटा दिया, लाइम ही रखा, तो लाइम टिक करके आइएगा, अगर लाइम रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, बुझा हुआ चुना। तो CaOH का होल ट्वाइस को अगर आप ऐड कर देते हैं CaHCO3 का होल ट्वाइस से, तो आपको जो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसे ही हम कहते हैं क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड का यूज किया जाता है टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। कौन सा कंपाउंड का यूज करते हैं, तो लाइम या स्लैग्ड लाइम या फिर आप क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। क्या हो गया फॉर्मूला, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए मैंने सारी चीजें बता दी भाई, और ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली गई है। अभी लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, SSC का पूछा हुआ सवाल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, लाइम वाटर भी नहीं पूछा, स्लैग्ड लाइम भी नहीं पूछा, केवल और केवल लाइम लिख दिया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर लाइम भी रहे ऑप्शन में तो टिक करके आइएगा, टेम्पोररी हार्डनेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, टेम्पोररी हार्डनेस होगा तो यही प्रेजेंट होगा जल में। तो इसको रिएक्ट करा देते हैं हम लोग किसमें, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, टू फॉर्म कार्बोनेट, क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, कार्बोनेट हो जाएगा। कार्बोनेट या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और अगर यहाँ मैग्नीशियम होगा तो इसमें क्या, कौन सा कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, थस द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। अब आइए, क्लियर हो गया आपका टेम्पोररी। अब आइए बात करेंगे हम लोग परमानेंट हार्डनेस के बारे में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब कि अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता है जो परमानेंट होती है पानी के साथ, ये कठोरता। तो ये किस कारण होती है, तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, हार्डनेस है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा ही। अगर परमानेंट बात कर ली जाए तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लोराइड या फिर सल्फेट। ठीक है ना, तो क्लोराइड या फिर सल्फेट उपस्थित होने के कारण अगर पानी में कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट होगा, तो वहां पर जो पानी होगी उसकी हार्डनेस क्या बोलोगे आप, परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे, यानी कि अस्थाई कठोरता बोलेंगे। तो टेम्पोररी और परमानेंट समझ में आया। सबसे पहले हार्डनेस किस कारण, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण। टेम्पोररी हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट के उपस्थिति के कारण। ठीक है भाई, अब हम इस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसके मेथड से पूछा जाएगा। तो टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड क्या है, एक तो बॉइलिंग करके, दूसरा क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसे कहेंगे स्लैग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर या फिर लाइम। ठीक है मेरे भाई, देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट, ठीक है ना, जो आपका परमानेंट हार्डनेस आया किसके कारण, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। फॉर्मूला याद रखेंगे, CaCl2 या फिर MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है। अब याद रखना है परमानेंट हार्डनेस रिमूव बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना सोडियम कार्बोनेट, कैल्गन्स मेथड, इसमें बार बार आपका पूछा गया है कैल्गन्स का फॉर्मूला, तो Na6P6O18, या फिर परम्यूटेड जियोलाइट या फिर आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये 4-5 मेथड्स हैं। एक तो सोडियम कार्बोनेट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उस पानी में यानी कि
परमानेंट हार्डनेस वाटर में आप क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस जो होगी उस पानी की रिमूव हो जाएगी। कैल्गन्स मेथड यानी कि Na6P6O18 के द्वारा आप हटा सकते हैं। और परम्यूट जियोलाइट या फिर आयन एक्सचेंज मेथड, इसको डिटेल उतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आपसे जितना पूछे जाएंगे आपको क्लियर हो गया। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए मेथड तो आप बोलोगे भाई आयन एक्सचेंज मेथड, परम्यूटेड या फिर जियोलाइट या फिर कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड का फॉर्मूला Na6P6O18 और एक आपको याद रखना है और क्या, सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। आप सभी ने पढ़ा भी होगा ओजोन के बारे में और काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सवाल बनते हैं, बनेंगे और बनते रहेंगे भी। ओजोन, सबसे पहले अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे होते हैं तो ओजोन में आपका फॉर्मूला होता है O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। 2 ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड हो रहा होता है कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि साथ संयोजी बॉन्ड होता है, और एक जो बॉन्ड बन रहा होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर उप साह संयोजी आबंध। ठीक है। ऑक्सीजन किसका अवरूप होता है यानी कि एलोट्रॉप होता है, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की एलोट्रॉप्स होती है। ठीक है, किसकी एलोट्रॉप्स होती है, तो ऑक्सीजन की एलोट्रॉप्स होती है। तो ओजोन इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अवरूप होती है। अब अगर वायुमंडल में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, बहुत सारे मंडल आपने देखा है, ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल हो गया। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका ओजोन लेयर होता है ये उपस्थित होता है किस मंडल में, किस स्फीयर में, तो आप बोलेंगे समताप मंडल में ये उपस्थित होता है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर या फिर बोलेंगे समताप मंडल में उपस्थित होता है। ठीक है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, तो डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन में मापी जाती है। अब देखिए जो ओजोन लेयर जो इसकी फॉर्मेशन होती है ये कैसे होती है, देखिए ओजोन का लेयर का बनना और ओजोन लेयर का टूटना ये दोनों एक सतत प्रक्रिया, दोनों एक साथ चलती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर टूट रही है तो केवल टूटती चली जा रही है, या फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो रही है तो केवल ओजोन लेयर का फॉर्मेशन ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी होना और ओजोन लेयर का टूटना ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही चलती है। अब समझिएगा कैसे ओजोन लेयर बनती कैसे, तो देखिए जो सूर्य से जो किरणें आ रही होती है, आपको पता बहुत सारी किरणें, यूवी रे है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, कोई बात नहीं, हम बात कर रहे होंगे यूवी रे के बारे में। तो एक चीज आपको अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें किसकी रोल होती है, किसकी प्रेजेंस में आपका ओजोन लेयर बन रहा होता है, तो यूवी रे के। ठीक है ना, आपको बहुत सारे मिलेंगे, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड हो गया, यूवी रे हो गया यानी कि पाराबैंगनी किरणें हो गया, विजिबल लाइट हो गया, एक्स रे हो गया, गामा रे, तो आप क्या बोलेंगे, यूवी रे। तो यूवी रे इज जो आपका क्या होता है, हेल्पफुल होता है फॉर्मेशन करने के लिए किसका, ओजोन लेयर का। खैर उस पर अभी हम आएंगे। तो यूवी रे जो पड़ा ऑक्सीजन में, ठीक है ना, O2 पे, तो जब ऑक्सीजन पर पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी गैस है जिसमें ऑक्सीजन गैस भी है। इस ऑक्सीजन गैस पे क्या होगी, ये यूवी रे आएगी। ठीक है ना भाई, सूर्य से जो किरणें आ रही है, आपको कल की क्लासेस आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताई थी। ठीक है ना, जो शॉर्ट वेव में आपका क्या होता है, इंफ्रारेड होता है और यूवी रे होते हैं। तो उसी प्रकार जो यूवी रे आ रही होती है वो आपके ऑक्सीजन पर, सिंपल सी बात है, टकराएगी या ऑक्सीजन पे गिरेगी। तो ये जो यूवी रे होती है यानी कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जो ऑक्सीजन में क्या है भाई, ऑक्सीजन O2 है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड होगा। तो ये यूवी रे क्या करता है, इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे ये दोनों ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है ना, जिससे ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इस डबल बॉन्ड को ये यूवी रे क्या कर देती है, तो तोड़ देती है। तो 2 ऑक्सीजन का एटम आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन का एटम आपको मिल गया। ठीक है, 2 ऑक्सीजन का एटम आपको मिल जाता है। अब इस ऑक्सीजन का एक एटम ये हो गया और आपके एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, O2, तो ये दोनों कंबाइन करता है जिससे आपका क्या बन जाता है, ओजोन बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि ओजोन का बनना और टूटना दोनों एक सतत प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि केवल ओजोन लेयर केवल टूटती जा रही है। जैसे आप ओजोन होल के बारे में देखिए, होल जो बोलना सही नहीं है, खैर जो भी है भाई, बोला तो जाता ही है लेकिन होल बोलना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो ओजोन में हम बोल रहे होते हैं ना, डिप्लेशन आते जा रहा है, हाथ से जो आ रही है, तो ये हाथ से तो आ रही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, 2 आप अंटार्कटिका वाला जो पार्ट आप देख रहे होते हो वहां पर ओजोन लेयर की परत जो है काफी पतली हो गई है। ठीक है ना, तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण जो ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो थोड़ा सा रेट ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा सा स्लो है, इसलिए वहां पे जो ओजोन की परत जो है ना, और ब्रेकडाउन भाई पूरा हो रहा है एकदम अच्छे खासे रेट से। तो और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा, ओजोन लेयर भी बन रही है, लेकिन जो बनने की जो क्रिया है वहां पे मेन है कि वहां टेम्परेचर काफी कम है, इसी कारण
तो जो यूवी रे आया, अब कैसे बना आपने समझ लिया। जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन गैस, उस ऑक्सीजन गैस को क्या करती है यूवी रे, ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे आपके पास क्या, आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट हो जाता है, 2 ऑक्सीजन का एटम। अब हमारे पास क्या O2 है इन्वायरमेंट में, उस ऑक्सीजन एटम साथ कंबाइन करके आपका ओजोन का फॉर्मेशन कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओजोन का बनना पाराबैंगनी किरणों पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर डिपेंड्स ऑन यूवी रे। लिखना आपको कुछ नहीं है, ये पूरा पूरा मलाई आपको कंटेंट अपलोड हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि कैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, ठीक है, बोल सकते हैं डिप्लेशन, या फिर ओजोन का ह्रास कैसे होता है, टूटता कैसे है। तो चलिए बात कर रहे होंगे अब हम लोग ओजोन डिप्लेशन के बारे, यानी कि ओजोन का ह्रास, यानी कि ओजोन का टूटना, या फिर ओजोन के लेयर जो आप बोल रहे हो ना पतली होती जा रही है, उस कैसे होती है। तो समझिएगा, जो ओजोन की जो लेयर है, अब आपको पता है कई सारी गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये सभी जो मैंने नाम लिए हैं ये सभी आपके ओजोन डिप्लेशन के सब्सटेंस है, पदार्थ है, यानी कि जो ओजोन लेयर को तोड़ने का या ब्रेक करने का या फिर उसकी थिकनेस को कम करने में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आपका CFC कार्बन आया, ओजोन लेयर को क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये ब्रेक डाउन होगा O2 और O में, क्योंकि बना भी तो ऐसा ही था ना। आपका बना कैसे था भाई, हमारे पास क्या था, O2 था इन्वायरमेंट में, इस O2 का ब्रेकडाउन हो गया यूवी रे के हेल्प से, तो ऑक्सीजन 2 एटम इन्वायरमेंट में आ गए, और ऑक्सीजन में जो वो आपका अवेलेबल है, सॉरी हमारे वातावरण में अवेलेबल है ऑक्सीजन गैस, उस ऑक्सीजन गैस से ये एटम क्या किया था, कंबाइन करके आपका ओजोन बनाया था। तो ये जो ओजोन बना यहाँ पर बना मतलब क्या, ये वाली मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, दिखाइए, ये जो आपका यहाँ पर ओजोन आपका बना है ये। अब ये ओजोन क्या हुआ, इस ओजोन का लेयर जो बना, इस ओजोन लेयर में जो गैस आ रही है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके क्या करेगी, लेयर को ब्रेक डाउन करेगी। कैसे ब्रेक डाउन करेगी, तो सिंपल सी बात, इसके बैक में आइए, O2 + O में आ गई, ठीक है, O2 + O में आ गई, तो एक ऑक्सीजन एटम आ गया। इसी प्रकार इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑक्सीजन एटम होंगे, तो वो दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करेगा और क्या बना देता है, आपका ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए ओजोन लेयर जो था अब वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो कैसे CFC कार्बन इसको ब्रेक डाउन किया, O2 + O, और ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन कर लेती है। देखिए भाई ये ओजोन, ये जो ऑक्सीजन एटम थी किसकी थी, ओजोन, समझिएगा भाई। देखिए मैं चाहूँ तो केवल बोल के निकल जाऊँ, लेकिन एक बार इस तरह से समझिएगा, पढ़िएगा ना, तो चीज़ें याद रहेगा बहुत दिन तक। ओजोन गैस जो था या फिर ओजोन लेयर जो था, उसमें ये जो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन जो आपने किया, ये CFC कार्बन ने जो किया, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने जो किया, ये ऑक्सीजन किसका था, इस ओजोन का था, इसको अलग कर दिया, और ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करके अब ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर दी। जहां ये हेल्प हो रहा था ऑक्सीजन के लेयर में, अब ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गई, समझ गए, ये ऑक्सीजन एटम। तो इस प्रकार से ओजोन का टूटना होता है, लेकिन साथ के साथ ओजोन भी उसी प्रकार से बन भी रही होती है, ठीक है भाई। अब मैंने ये कहा कि ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस है, यानी कि ओजोन ह्रास करने के जो मेन इंपॉर्टेंट पदार्थ है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, ठीक है। तो ओजोन पार्ट यहाँ खत्म होता है। अब बात करेंगे हम लोग टीयर गैस के बारे में, यानी अश्रु गैस, यानी कि रोने वाली गैसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सवाल ये आपके एग्जाम में दे करके जाता है। तो पहला तो ये चीज़ याद रखना जो बार बार पूछा जाता है कि इन टीयर गैस जो आपको प्रेजेंट होता है, जो भी एलिमेंट्स, उसका नाम होगा क्लोरीन, ठीक है ना। तो क्लोरीन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके टीयर गैस में, अश्रु गैस में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। अब इस अश्रु गैस के नाम बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से आपके सवाल बन जाते हैं। एक तो कहा जाता है टीयर गैस को क्लोरोपिक्रीन, फिर कहा जाता है क्लोरो एसिटोफिनोन, और एक कहा जाता है एक्रोलिन, और एक याद रखना है फॉस्जिन, ठीक है, या कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखिए ये क्या होती है, जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। देखिए यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरो एसिटोफिनोन यानी कि क्लोरीन, यहाँ क्लोरोपिक्रीन, यहाँ भी क्लोरीन, फॉस्जिन कार्बोनिल क्लोराइड, यहाँ भी क्लोरीन। इसलिए मैंने कहा जो आपका आंसू गैस है इसमें जो मेन एलिमेंट होता है कौन, तो क्लोरीन होता है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा मेन कंपाउंड क्या होता है, तो क्लोरीन होता है टीयर गैस के लिए। ये आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे आइए, वेरी 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 वेरी, ना जाने ये कितने सालों से और ये कितने पुराने, मतलब कि एक ट्रेंड से ये पूछा गया सवाल है। देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करती है तो वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है, और प्रोड्यूसर गैस जब कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन करती है तो प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस में क्या होगा, नाइट्रोजन, और वाटर गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, कांस्टेंट। वाटर गैस, वाटर से याद रखना हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर से बस याद रखना है नाइट्रोजन गैस, ठीक है भाई, क्लियर क्लियर। चलिए अगला जो गैस देख रहे होंगे हम लोग, CNG गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में। यहाँ से सवाल बनता है
एक सवाल बनेगा, नहीं 2 सवाल बनता है। एक तो पूछा जाएगा सीएनजी गैस में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो मीथेन, ठीक है। कितना परसेंट, 88% अप्रॉक्सीमेटली, नाम याद रखना मीथेन, ठीक है। इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, ये सारे। इसके अलावा केवल आपको याद रखना सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और कौन सा गैस सबसे अधिक प्रेजेंट होता है, तो मीथेन, और कितना, तो 88%। नेक्स्ट एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस को क्या कहा जाता है, घर में खाना बनाया जाता है इसलिए हम लोग डोमेस्टिक गैस, कुकिंग गैस या घरेलू गैस भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक मात्रा में जो आपका, देखिए 3 गैस याद रखना है। एक तो आपका ब्यूटेन हो गया, ठीक, एक हो गया आइसोब्यूटेन हो गया, और एक प्रोपेन हो गया। ये तीनों गैस जो होता है आपके एलपीजी सिलेंडर में या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर जो देख रहे हो तो उसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन प्रेजेंट होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन, उसके बाद जो प्रेजेंट होता है आइसोब्यूटेन, और उसके बाद जो उससे कम होता है प्रोपेन। ये याद रखना है भाई एकदम सीक्वेंस, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। और जब सिलेंडर के अंदर ये तीनों गैस किस फॉर्म में होती है, तो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए तो नाम कहा गया है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गैस किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट, जो आप सिलेंडर लीकेज हो रही होती, जो स्मेल आ रही होती है, तो किस कारण होती है, तो इथाइल मरकैप्टन या फिर थायोइथेनॉल। याद रखना C2H5SH, याद रखना सल्फर, याद रखना है सल्फर का कंपाउंड होगा यहाँ पे इथाइल मरकैप्टन या फिर थायोइथेनॉल कहेंगे, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन या फिर थायोइथेनॉल, C2H5SH। नेक्स्ट अगला है आपका गोबर गैस, ठीक है भाई। गोबर गैस की अगर बात कर ली जाए तो फाइनल ये हमारा लास्ट गैस होगा गोबर गैस, यानी कि बायोगैस भी बोलते हैं। इसमें भी याद रखना मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये 4 गैस याद रखिएगा। मेन कंपोनेंट अगर पूछ लिया जाए गोबर गैस का तो यही है, मेन इनका जो कंपोनेंट होते हैं गोबर गैस के। तो सबसे अधिक मात्रा में आपका मीथेन प्रेजेंट होता है CH4। कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, मीथेन के बहुत सारे नाम हैं। देखिए भाई लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग करता है एग्जाम में, और बहुत गलती भी होता है। अगर आपसे मैंने ग्रीन हाउस गैस भी पढ़ाया, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में कौन सा ग्रीन हाउस गैस आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया यार, याद ही नहीं आ रहा मुझे। ग्रीन हाउस गैस शायद नहीं पढ़ा है आपको, यूट्यूब पे मैंने डाला, हाँ चलिए कोई नहीं। देखिए ग्रीन हाउस गैस भी, मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कह देते हैं हम लोग, नेचुरल गैस भी कह देते हैं, ठीक है ना। नेचुरल गैस में भी क्या अभी मैंने बताया सीएनजी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम लोग कह देते हैं नेचुरल गैस। इसको गोबर गैस कह देते हैं क्योंकि गोबर सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ग्रीन हाउस गैस कह देते हैं क्योंकि मेन कंपोनेंट होता है। पेडी गैस यानी कि जो खेत तो जो होते हैं ना, खेत, धान के खेत, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। मास गैस का दलदली जो इलाके होते हैं वहाँ से मीथेन गैस निकलते हैं, तो इसी के लिए हम इसको कर देते हैं मार्शल गैस भी, ठीक है ना। और जितने भी कोल फैक्ट्री वगैरह वहाँ से भी मीथेन मिलते तो कोल माइन गैस भी कहा दिया जाता है मीथेन को। तो भाई ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए ये आपका होता है, यहाँ से गैसेज इधर हो गया एकदम मलाई है, ये सब चीज़ें तो एकदम टिप में होना चाहिए। आप जितने भी वीडियो आपके एप्लीकेशन में आएगी, ठीक है ना, वो हर वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है भाई। चलिए